अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की जो टीम की जो शर्मनाक शिकस्त से पाकिस्तान को 2-4 होना पड़ा पर टेस्ट मैच में, उसके बाद खैर बहुत सी बातें चल रही हैं कि भाई कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जब बाबर को ब्लेम करते थे तो अब वाइन और शान को ब्लेम किया जाए एंड ऑल। तो खैर मैं उस वक्त भी इस चीज़ के हक में नहीं थी कि शिकस्त का जस्ट जिम्मेदार बाबर को ठहरा दिया जाए, या अब है कि शिकस्त का जस्ट जिम्मेदार शान को ठहरा दिया जाए। तो मैं खैर एक बंदे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के हक में तो बिल्कुल भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। तो अभी भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई एज अ टीम, एज अ पूरा जो यूनिट हमारा गया हुआ है वहाँ पे, उसमें थिंक टैंक भी शामिल है, सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है, 15 स्क्वाड के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो सब है कि इसके इक्वली जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के, एंड है कि सिस्टम हो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि भाई आपने सारे चेहरे बदल दिए लेकिन आपका रिजल्ट तो वही आया। मीन्स बात यही हुई ना कि जो चेहरे आपने बदले हैं वो जिम्मेदार नहीं थे शिकस्त के, जिम्मेदार आपका सिस्टम है, और आप जब तक सिस्टम को नहीं बदलोगे तब तक आपकी कोई बेहतरी किसी भी लेवल पे नहीं आने वाली। तो खैर अब है कि बहुत से लोगों ने इसमें भी बाबर आजम को ब्लेम करने का एक पॉइंट ढूंढ निकाला है कि भाई हमारी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर सक रही है, बॉलिंग में हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। तो बाबर आजम वॉज ए कैप्टन सिंस लास्ट 4 ईयर्स, तो व्हाट वाज ही डूइंग, उसने कोई बैकअप तैयार नहीं किया एंड रोटेशन पॉलिसीज के तहत उसने खिलाया नहीं। तो भाई रोटेशन पॉलिसीज के तहत ही हम खेल रहे थे पिछले 1-2 साल से। क्यों? कभी शाहीन इंजर्ड है, कभी हारिस इंजर्ड हो जाते हैं, कभी नसीम अब है कि इंजर्ड हैं, तो रोटेशन पॉलिसीज के तहत ही हम खेल रहे थे। और शादाब भी पिछले काफ़ी टाइम से इंजर्ड नज़र आ रहे थे, तो हम रोटेशन पॉलिसीज के तहत ही खेल रहे थे। बाबर ने है कि रोटेशन किया था, बट वही बात है कि भाई बाबर की कैप्टनसी पे आपने इतना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म करते हो तो वो एक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उस पर भी इतना ज़्यादा एग्री नहीं होता था। वो हर टीम के अगेंस्ट वो अपनी बेस्ट जो 11 होती है उसी को खिलाता था। मुझे भी लगता था कि भाई आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। खैर एक्सपेरिमेंट हमने किए भी थे, न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे हमने। जो ओडीआई में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन खिलाए थे, एंड जो T20 थे उसमें भी हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन खिलाए थे। एंड T20 वर्ल्ड कप से पहले जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थी उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इट डजंट मीन कि बाबर ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, क्या बेंच स्ट्रेंथ नहीं आजमाई या कुछ नहीं ऐसा हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी हमारे यहाँ बात की थी वीडियो में कि भाई आपके जो बैकअप जो बॉलर्स हैं वो तमाम इंजर्ड थे। आपका जब नसीम इंजर्ड हुआ तो है कि आपका एहसानुल्लाह भी इंजर्ड था, आपके हसनैन भी इंजर्ड थे, आपके जो हसन अली वो भी इंजर्ड हो गए थे, और आपके एक और जो कौन से बॉलर थे वो भी इंजर्ड थे, आई डोंट नो हिज नेम, लेकिन एक और भी हमारे जो बॉलर थे वो भी इंजर्ड ही थे। तो यानी जो भी हमारे बैकअप थे, जो भी हमारे प्लान बी का हिस्सा थे, वो तमाम इंजर्ड थे। तो बाबर आजम आपको किस तरह से नए जो है वो बॉलर ला के दे सकते थे। जमान खान आपके है कि प्रोग्राम में शामिल थे तो उनको आपने एशिया कप में बुलाया, एंड ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। इतना ज़्यादा खैर मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि डेब्यू में आप और कितनी ही अच्छी बॉलिंग कर सकते हो, और वो भी इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में, बट स्टिल है कि वो भी इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके थे। एंड जो बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी, जो इसको हम अपने साथ कैरी कर रहे थे, वसीम जूनियर साहब, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो फिर बाबर आजम क्या कर सकते हैं। और ये बात नहीं है कि बाबर ने कोई बैकअप तैयार नहीं किया या बाबर ने कोई रोटेशन पॉलिसीज के तहत अपने प्लेयर्स यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि उसको शिकस्त का डर होता था। क्योंकि शिकस्त जब होती थी तो फिर बहुत ही ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म होता था, और चाहे वो बेचारा कुछ भी बोले कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे जैसे लोग भी अगर कुछ अपने खिलाफ सुनेंगे ना तो हमारे भी दिमाग में बैठ जाएगा, हमसे सीधे तरीके से काम नहीं होगा। तो वो तो ऑब्वियसली उसको तो पाकिस्तान को सर्व करना है, कैप्टन है वो, उसको सही तरीके से डिलीवर करना है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्रिटिसिज्म का, बहुत इफेक्ट पड़ता है। चाहे प्लेयर्स हमारे बेचारे कुछ भी बोलें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। तो है कि इस वजह से वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जीत उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि जीत के ज़रिए ही वो है कि जो भी क्रिटिसिज्म है उसको है कि शट अप कॉल दे सकते थे। सो खैर आई थिंक दिस वाज द रीज़न, एंड इस पे भी बाबर को ब्लेम करना है कि भाई कोई बैकअप तैयार नहीं किया, आई डोंट थिंक सही होगा। और है कि बैकअप आपने तैयार नहीं किया तो आपका सिस्टम ख़राब था। आपके जो बॉलर्स जो बैकअप में थे वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड थे, लेकिन आपको ख्याल जब आया जब नसीम शाह इंजर्ड हुए और आपके पास कोई बैकअप बॉलर नहीं थे, फिर आपको ख्याल आया कि आप हसनैन की करा लो, आप रिकवरी उसकी करवा लो, या आपको ख्याल आया कि आप एहसानुल्लाह की करवा लो। तो ये चीज़ खैर आपने हमेशा से ही आप गलत करते आए हैं, और अभी भी हमारे
हमारे सिस्टम ने गलत की है. तो आई डोंट थिंक दैट वाज द फॉल्ट ऑफ बाबर, दैट वाज द फॉल्ट ऑफ सिस्टम. एज ऑलवेज जो मैं कहती हूँ कि सिस्टम सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रिट है. तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.